जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन के बुक को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन डेली आपको 15-15 क्वेश्चन के सीरीज में कराऊंगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करना है। उसमें से उसके क्वेश्चन के साथ साथ आपको ग्राफ दिखाएंगे। यूथ कंपटीशन ही हम लोग क्यों चूज किए हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है, यूथ कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन पूछा है वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा है, इसलिए यूथ कंपटीशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी मदद करेगा। तो देखिए, एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है यूथ कंपटीशन में दिया है, इसीलिए हम लोग इसको रेफरेंस लिए, क्योंकि यूथ एक ऐसी बुक है जिसमें आपको हिंदी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, दोनों लैंग्वेज दिया है। और सबसे यूनिक चीज़ ये है कि इसमें आपको सोल्यूशन भी दे रखा है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, अगर बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका सोल्यूशन बिल्कुल एकदम डिटेल से करेंगे, ठीक है। उस डिटेल के साथ साथ अगर क्वेश्चन से रिलेटेड जो ग्राफ है, जो पिक्चर है, उसको भी हम दिखाते चलेंगे। बुक से यूनिक यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल कराएंगे, उसका पूरा टोटल एकदम डिस्कशन करेंगे। 15 ही क्वेश्चन लेंगे, ओनली 15, लेकिन उस 15 से रिलेटेड पूरे फैक्ट को पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अगर 15 से हम लोग 2 गुना 3 गुना क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग 15, लेकिन कराने के लिए तो हम लोग बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको उतना नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, अच्छा करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये बुक आपको क्वेश्चन हम साइड में दिखाएंगे, जो कि आप वहाँ से क्वेश्चन देखिए, इसके बाद उसका आप थोड़ा सा पॉज करिए उस वीडियो को, इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो पूरा उसका सलूशन आप दिखाइए। तो हम यहाँ से पूरा आपको डिटेल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन का ये सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप उसको देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ के साथ साथ उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिए है ट्रांसफार्मर का लिए है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड लिए हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर से लिए हैं, और ट्रांसफार्मर का हम लोग जितना भी क्वेश्चन है टोटल इसका सॉल्व करने वाले हैं। तो 15-15 ही क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन उससे हम लोग 2 गुना 3 गुना बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पढ़िए, आप वहाँ से क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उसको पढ़िए और पढ़कर उसका बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शैथिल्य हानियाँ यानी हिस्टेसिस लॉस इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हिस्टेसिस लॉसेस है जो किस पे निर्भर नहीं करती है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम पहले देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, हम फार्मूला देखते हैं हिस्टेसिस लॉसेस का, एडी करंट लॉसेस का। तो देखिए हम पहले एडी करंट को देख लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है Bm मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, Bm स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। हिस्टेसिस लॉसेस क्या होता है, बराबर ये कांस्टेंट हो जाएगा Bm के पावर 1.6, F हो जाएगा, V होगा, यहाँ पे T नहीं होगा। आपको जो रिवीजन क्लास हम दिए थे 60 नोट्स वाला, उसमें पूरे क्वेश्चन को पूरे सोल्यूशन किए थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले 60 नोट्स वाला देखिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थ्योरी टाइप है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला टाइप है, उसको हमने कराया है, फिगर भी दिखाया है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए जो वीडियो हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे टॉपिक का जिसमें 2 वीडियो है, उसका फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 अगर उसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें सारे फार्मूला की चीज़ को हमने रिवाइज करवाया है, उसको देखा भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। इसमें थिकनेस नहीं है तो यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख कर हम काटें इसलिए कि आप गलती ना करें, ठीक है। यहाँ से थिकनेस नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। हिस्टेसिस लॉस का इसके बारे में कर रहा है कि शैथिल्य हानियाँ हिस्टेसिस लॉसेस इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है परिवेश के तापमान पे, इसमें कोई टेम्परेचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ये Bm क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, F क्या, फ्रीक्वेंसी है, V क्या, इसका आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया है कि ऑप्शन ए दिया है कि परिवेश के तापमान पे, क्या इसमें तापमान कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन देखिए बी को पढ़िए, जो बी ऑप्शन दिया है पदार्थ के आयतन पे, तो बिल्कुल पदार्थ के आयतन पे डिपेंड कर रहा है। सी ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। जो डी ऑप्शन दिया अधिकतम फ्लक्स घनत्व पे, यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, आयतन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, जबकि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लिखिए इसको, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये हो गया क्या, हिस्टेसिस लॉस। एडी करंट का फार्मूला हमने देखा, हिस्टेसिस लॉसेस का देखा कि किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे पूछता कि इसमें जो अगर यही क्वेश्चन एडी करंट लॉस का होता तो एडी करंट लॉस पे किस पे डिपेंड करे। यहाँ पर टी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, थिकनेस है, मोटाई है, जो लेमिनेट करते हैं।
हिस्टेसिस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? तो हिस्टेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। इसकी मात्रा कितना होती है? 3 से 4% मिलाते हैं। एडी करंट लॉस को कैसे कम करते हैं हम लोग? इसमें पतले पतले लेमिनेट करते हैं। लेमिनेशन की मोटाई कितना होती है? 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 0.35 से लेकर 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेशन की मोटाई होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। देखिए 15 क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन पूरे डिटेल के साथ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या लिखा है वहां से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे जो काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ए दिया एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जो बी ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर, और सी ऑप्शन दिया दहन इंजन, और डी ऑप्शन दिया है सीएफएल लैंप। तो सीएफएल लैंप भी नहीं करता है। एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, इस पे भी नहीं करता। ये तो प्रकाश पे, इस पे लाइट पड़ती है। ये डायोड का ऐसे सिंबल, इसको भी याद रखिएगा कि जो यहाँ पे डायोड का सिंबल है, इससे क्या होता है? लाइट ऐसे निकलती है। ये क्या है? डायोड का है, डायोड का है। बी ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर। जी हाँ, बिल्कुल जो है यहाँ पे जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये ट्रांसफार्मर पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना, करंट को घटाना, यानी करंट को बढ़ाना, वोल्टेज को घटाना, यानी स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना वोल्टेज को। इसके बाद इसमें एक चीज याद रखिए कि ये फ्रीक्वेंसी पे बढ़ा नहीं सकती। जो ट्रांसफार्मर है वो फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा सकती, ना तो पावर को बढ़ा सकती। ठीक है, ट्रांसफार्मर ना तो पावर को बढ़ा सकता है, ना तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। हाँ, लेकिन वोल्टेज को बढ़ा सकता है, या तो करंट को घटा सकता है। वोल्टेज को बढ़ाएगा भी, वोल्टेज को कम भी करेगा, जो कि हम फार्मूला आपको बताए थे उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? स्टैटिक स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक उदाहरण है। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका उदाहरण है? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका उदाहरण है बताइए। ऑप्शन ए दिया है ट्रांसफार्मर का। स्टैटिक देखिए, कोई भी पहले आप ट्रांसफार्मर का जब हम लोग पढ़ते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया यहाँ से, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। इसमें प्राइमरी फेरों की संख्या N1 होगी, सेकेंडरी फेरों की संख्या N2 होगी। लेकिन क्या आपको कोई इसमें मूवेबल पार्ट होता है क्या? आप देखें यहाँ से फिगर भी देखिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का देखिए इमेज, जो आप यहाँ से इमेज देख रहे हैं, तो उससे क्या पता चला आपको? कोई स्टैटिक पार्ट नहीं होता, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होती, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का क्या एक स्टैटिक है, स्थिर है। मतलब वो सीधे क्या वोल्टेज को यहाँ से सप्लाई हम लोग जोड़ेंगे जैसे ही, तो इसका जो भी सप्लाई आउटपुट होगा वो देगा। इसका कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए ये स्टैटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसीलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। Which one of the following winding does not belong to the concentric winding of the transformer? देखिए इसका हम शॉर्ट नोट्स में भी आपको बताए थे। अगर शॉर्ट नोट्स आपको याद होगा, जो शॉर्ट नोट हम लोग बनवाए थे, तो उसमें भी आपको बताए थे जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है और सैंडविच वाइंडिंग जो होती है, उसके लिए बात कर रहा है। देखिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग का कह रहा है कि कौन सा वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर को गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है, यानी कंसेंट्रिक वाइंडिंग। विच वन ऑफ द वाइंडिंग डज नॉट बिलोंग कंसेंट्रिक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? देखिए जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसकी बात कर रहा है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इसको समझिए क्या है। ऑप्शन ए दिया है क्रॉस ओवर, बी ऑप्शन दिया है सैंडविच वाइंडिंग, और जो सी ऑप्शन दिया है हेलिकल वाइंडिंग, डी ऑप्शन दिया है डिस्क वाइंडिंग। तो देखिए यहाँ पे जो सैंडविच वाइंडिंग है, ये इसको कहाँ प्रयोग करते थे, इसको समझिए। सैंडविच वाइंडिंग ये सेल टाइप में यूज करते थे ट्रांसफार्मर में, कि कोर टाइप में यूज करते थे? सेल टाइप में यूज करते थे। किस में यूज करते थे? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज करते थे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, जो कंसेंट्रिक वाइंड था वो किस में यूज करते थे? कोर टाइप वाले में। ये चीज आपको ध्यान रखिए, सेल टाइप में हम लोग यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा आपसे, कौन सा संबंधित नहीं है?
तो क्रॉस ओवर जी दिया है, हेलिकल दिया है। अब हेलिकल बाइंडिंग में समझ लीजिए, जो हेलिकल बाइंडिंग है, हेलिकल बाइंडिंग ये हाई करंट के लिए यूज होता है, हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। ठीक है, हेलिकल बाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के याद रखिएगा। तो यहाँ से जो होगा कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो डिस्क वाला भी हम लोग बाइंडिंग करते हैं, सैंडविच करते हैं, क्रॉस करते हैं। यहाँ से जो संबंधित है वो सैंडविच वाला नहीं संबंधित है। यहाँ से बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। 5 को पढ़िए। 5 क्या है, बुकर्ज रिले इज द प्रोटेक्शन रिले यूज इन आयल इमर्ज द ट्रांसफार्मर अंडर व्हाट द कंडीशन डज बुकर्ज रिले विल नॉट द ऑपरेट, यानी तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुकर्ज रिले कितने परिस्थितियों में काम नहीं करेगा, किस परिस्थिति में बुकर्ज रिले काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए बुकर्ज रिले का काम क्या है। बुकर्ज रिले क्या, इंटरनल फॉल्ट जो होता है उसको मैनेज करता है। तो ऑप्शन ए को पढ़िए, इसको पढ़कर समझ लीजिए। जो कंजर, इसको पहले ये भी समझिए कि जो बुकर्ज रिले लगता कहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर जो लगता है, ये ट्रांसफार्मर का जो होता है, तो ये कंजर्वेटर वाला जो भाग पार्ट होता है वहाँ से, और कंजर्वेटर और उसके बीच में हम लोग लगाते हैं। जैसे कि आयल टैंक हो, अगर इसकी बात करेंगे, आयल टैंक हो गया, आयल टैंक है, और यहाँ से जो होता है कंजर्वेटर वाला भाग जो होता है, कंजर्वेटर वाला भाग है, यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं क्या, बुकर्ज रिले को लगाते हैं, बुकर्ज रिले को लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से बुकर्ज रिले को लगा लेते हैं। यहाँ पे जो लगाते हैं वो बुकर्ज रिले को लगाते हैं। यहाँ इमेज भी देख रहे हैं कि जो बुकर्ज रिले लगाते हैं इस वाले साइड पर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे बुकर्ज रिले लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या कि किस कंडीशन में काम नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, गैस बबल आर द फन इन द इनसाइड द ट्रांसफार्मर ड्यू टू फन, यानी दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर जब गैस बुलबुले बनते हैं उसकी वजह से काम नहीं करता है। तो ये बिल्कुल नई बात है कि ये जो होता है कि जो बी ऑप्शन दिया, लेवल द ट्रांसफार्मर आर द फन इन द लीड टू इन द मूवमेंट द वेपर इज अ ट्रांसफार्मर, यानी प्लेट की बात करें, ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है, इसलिए जो होता है बफर प्लेट में कोई संचालक नहीं होता। तो ऐसी बात भी नहीं है। चलिए सी को पढ़िए, ट्रांसफार्मर आयल फ्लो इज रैपिड फ्रॉम द कंजर्वेटर टैंक टू द मेन, ट्रांसफार्मर का तेज संरक्षक टैंक मुख्य से तेजी से बहता है, इसके वजह से होता है। जो डी ऑप्शन दिया है कि ट्रांसफार्मर तेल का स्तर गिरता है जिसके वजह से बफर प्लेट में संचालन होता है। तो यहाँ से पूछा क्या कि आपसे कौन सा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो ए बी सी ये तीनों काम करता था, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल होगा। कि जो बुकर्ज रिले होता है क्या, इंटरनल गैस इंटरनल फॉल्ट होता है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आयल में फॉल्ट हो रहा है तो ये काम करता है। यहाँ से तेल का जो लेवल डाउन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे जो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो बुकर्ज रिले का इमेज भी देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िए, क्वेश्चन 6 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसफार्मर आर कॉल्ड फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर इज रेगुलर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर की नियामक भी कहा जाता है। तो फेरो रेजोनेंट किस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, तो देखिए जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको किस नाम से जाना जाता है, फेरो रेजोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेरो रेजोनेंट के नाम से जाना जाता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। ऑप्शन ए पढ़ते जाइए, इसको ए लिखा है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन दिया वेरिएबल ट्रांसफार्मर, जो सी ऑप्शन दिया ऑटो ट्रांसफार्मर को, डी ऑप्शन दिया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग करता है, जो घरों से बाहर होता था, जो हम लोग को सर्विस में लाइन है उसे जो यूज करते थे, वहाँ से जो वोल्टेज लाइन लाते हैं वो क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ से हमारा वोल्टेज जनरेट होता है वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कि 60 नोट्स में हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसी का दूसरा नाम है फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये रखने की चीजें उसको पढ़ते रहिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो म्यूचुअल रिडक्शन पे सिद्धांत पे काम करता है, आपको पता ही है। फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता, पावर को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए पढ़िए इसको, टू द इम्प्लीमेंट द वेरियस कूलिंग मेथड द
ट्रांसफार्मर टाइप हु इज द साइज अप टू 25 kVA, साइज इन द सेलेक्टेड व्हाट टाइप द ट्रांसफार्मर इज इट। देखिए जो साइज की बात कर रहा है ट्रांसफार्मर, तो देखिए साइज जो ट्रांसफार्मर एक होगा 25 kVA, 25 kVA, दूसरा होता है 2 MVA, तीसरा जो हो जाएगा 25 kVA, 2 kVA, और एक हो जाएगा 500 kVA का, ठीक है, एक हो जाएगा 500 kVA, 500 kVA की, एक हो जाएगा 2 MVA, ठीक है। तो अगर 25 kVA तक प्रयोग हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राई ट्रांसफार्मर है, यानी इसमें कोई कूलिंग के लिए कोई चीज़ के अलग से तेल न तो ऑयल की जरूरत पड़ेगी न तो वाटर यानी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी कूलिंग के लिए। तो 25 kVA वाले को हम लोग बोलेंगे ड्राई कूलिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। जबकि 500 kVA तक जो ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए क्या कौन सा कूलिंग कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, वाटर कूलिंग कर लेते हैं, वाटर कूलिंग, ठीक है, वाटर कूलिंग कर लेंगे। इसके बाद जो 200 MVA तक ट्रांसफार्मर होता है, अगर 2 MVA से अगर ज़्यादा अगर 2 MVA तक जो प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग जो ऑयल कूलिंग करते हैं, ऑयल कूलिंग करते हैं, ठीक है, ऑयल कूलिंग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 25 kVA तक ट्रांसफार्मर है तो हम लोग ड्राई कूलिंग कर लेंगे, जैसे कि उसमें सूखा होगा, कोई चीज़ उसमें नहीं होगा, ठीक है, ड्राई कूलिंग कर लेंगे। 500 kVA तक होगा तो वाटर कूलिंग कर लेंगे। अगर 200 MVA तक पूछा जाएगा तो उसमें क्या करते हैं, ऑयल कूलिंग करते हैं। अगर इस रेंज का ट्रांसफार्मर है तो इतना प्रयोग करते हैं। आप इमेज भी उसका ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। इन ए ट्रांसफार्मर इन द सेकेंडरी वोल्टेज इज द ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, देन व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर दिस। यानी एक ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे देखिए हिंदी वाला थोड़ा सा रंग लिखा है क्या, यदि एक ट्रांसफार्मर की यदि माध्यमिक लिखा है उसको हमको काट के द्वितीयक लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको समझिए कि एक ट्रांसफार्मर यदि द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है। देखिए कौन सा क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर द्वितीयक ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होगा N2, प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होगा N1। अब क्वेश्चन को पढ़िए, करा कि ट्रांसफार्मर जो है, एक ट्रांसफार्मर यदि द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, द्वितीयक वाला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो द्वितीयक ज़्यादा हो रहा है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, तो हम आपको किस प्रकार का होगा, यानी जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। फार्मूला हम लोग याद क्या किए थे, N2/N1 बराबर V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या था, ट्रांसफार्मर रेशियो इक्वल टू 1 था, के था, ये हो गया ट्रांसफार्मर रेशियो। लेकिन आपसे क्या पूछा, अगर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं हम, यहाँ से ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ठीक है, अगर सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या ज़्यादा लगाएंगे, प्राइमरी साइड फेरों की संख्या कम लगाएंगे, इधर फेरों की संख्या कम होगी, इधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, तो जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उधर क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। लेकिन जिधर फेरों की संख्या कम होगी यानी टर्न की संख्या कम होगी तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसको वोल्टेज कम कर देगा वो क्या बोलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। यहाँ पे वोल्टेज को क्या करा, N2 ज़्यादा करा, N2 ज़्यादा करा यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा N2 हो जाएगा, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। चलिए ऑप्शन को पढ़िए क्या क्या दिया है। ट्रांसफार्मर ऑन द डीसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर क्या डीसी सप्लाई पे काम करता है, नहीं, बिल्कुल। अगर ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। बी ऑप्शन क्या दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिख रहा है, क्योंकि फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, नहीं, ये स्टेप डाउन नहीं होगा, क्या होगा, स्टेप अप होगा। सी ऑप्शन पढ़िए, आइडियल ट्रांसफार्मर दिख रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर तो नहीं है, उसमें आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई लॉसेस नहीं होगा, न तो प्राइमरी वाइंडिंग में लॉसेस, न तो सेकेंडरी वाइंडिंग में, बिल्कुल आइडियली है। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है कि उसमें कुछ भी लॉसेस ना हो, जरूर उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होगा ही, चाहे आयरन लॉस, कोर लॉस, उसमें लॉसेस होगा। जो डी ऑप्शन दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जी हाँ बिल्कुल सही है कि जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट होगा, क्योंकि ये स्टेप कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जो सेकेंडरी फेरों की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। चलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी होगा फैक्ट उसको पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हम लोग का काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, कम क्वेश्चन करिए, अच्छा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। डाट आपको दिखाया, गिव्स इन द अलार्म विच ऑफ द फॉल्ट हैपेन द इंस्टेंट इन द आयल
इमर्ज द ट्रांसफार्मर, दोष होने के कारण अगर अलार्म देता है, ठीक है, तो यह तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है। देखिए इसमें जो अगर को तेल में जो अंदर डूबता है तो क्या क्या लगता है, तो एक रिले ही तो लगता है, जो रिले का नाम है क्या, बुकर्ज रिले नाम है, उस रिले का क्या नाम है, बुकर्ज रिले, क्या नाम है, बुकर्ज रिले है, ठीक है, बुकर्ज रिले कहते हैं, बुकर्ज रिले हो गया। ये जो रिले आप देखिए, आप इमेज में उसका देखिए, जो इमेज देख रहे हैं बुकर्ज रिले, वही तो तेल के अंदर फॉल्ट होता है। अगर तेल के अंदर कोई भी फॉल्ट हो रहा है, अगर ज़्यादा हीट हो रहा है, तो वही अपने से उसका वाल्व जो होता है, वहाँ से जो वाल्व होता है क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे जीव से दोष होने पर, यानी जब भी उसमें कोई फॉल्ट आता है तो दोष होता है, तो क्या करता है, बुकर्ज रिले ही उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो वही पूछ रहा है कि अलार्म देता है तथा तेल में डूबे ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है, तो वो बिल्कुल क्या करता है, आपको नॉन, देखिए जो डी ऑप्शन दिया है नॉन लैचिंग रिले, ऐसा कोई इसमें रिलेटेड नहीं है, तो इसमें जो प्रयोग करते हैं हम लोग बी हो जाएगा कि बुकर्ज रिले का यूज करते हैं, जो कि उसमें तेल में डूबा रहता है, वह अपना अंदर काम करता है। कोई इंटरनल जैसे कोई फॉल्ट हुआ तो आयल ज़्यादा हीट हुआ, जिस तरह से होगा कंजर्वेटर में उसमें ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, 10 को पढ़िए, क्या लिखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन द आई एंड आउटपुट वोल्टेज IB, मानी करंट एंड द इनपुट वोल्टेज VA एंड द आउटपुट वोल्टेज VB, वोल्टेज इन द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट दिया है, क्या क्या दिया है, नोट करिए इसको, ठीक है, इसको नोट करते चलते हैं हम लोग। एक ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड, इधर हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट साइड। क्या क्या दिया आप नोट करिए इसको, क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करिए, जो जो क्वेश्चन दिया रहता है ये तरीका सही होता है कि विच द रिलेशन बताना है। आप प्राइमरी करंट दिया IA, ठीक है, IA एंड आउटपुट IB, सेकेंडरी करंट दिया IB, इसके बाद क्या दिया, द करंट इज द इनपुट VA, यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है आउटपुट वोल्टेज VA, एंड क्या दिया है, आउटपुट वोल्टेज VA एंड आउटपुट VB, जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा क्या, VB दिया है, VB, द आउटपुट वोल्टेज के बीच का क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है जो पावर का फार्मूला होता है क्या होता है, V/I, या तो पावर का फार्मूला क्या होता है I²R, या तो पावर का फार्मूला क्या होता है V²/R। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। तो जब भी ट्रांसफार्मर काम करता है तो ये आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, पावर को चेंज नहीं कर सकता, यानी जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड का जो भाग है, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सिरा होगा, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, ठीक है। इधर का पावर P2 कहेंगे, इसका पावर P1 कहेंगे, प्राइमरी साइड को P1, सेकेंडरी साइड को P2। तो इसमें पावर क्या होता है कि बराबर होता है, P1 = P2 होता है, ठीक है। तो पावर जब बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, बराबर के लिए यहाँ से कर लेंगे IA करंट इंटू वोल्टेज VA बराबर किस साइड को होगा, IB करंट इंटू VB सेकेंडरी वोल्टेज, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन को मैच कराइए, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व कर रहे हैं, 9 हो गया है। 10 को जब सॉल्व करें तो VA प्राइमरी करंट, प्राइमरी मिलाइए, ऑप्शन ये दिया है जो प्राइमरी वोल्टेज VA, सेकेंडरी प्राइमरी करंट आइए बराबर सेकेंडरी वोल्टेज VB, और जो सेकेंडरी करंट IB, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए यहाँ पे कौन ऑप्शन बिल्कुल A मैच कर रहा है, यही सही भी है, यही सही है, 10 का A बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए VB, अगर बी ऑप्शन को देख रहे हैं तो VA × IB किया, यानी प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट किया, तो रॉन्ग है, प्राइमरी साइड ही होना चाहिए, वोल्टेज और करंट दोनों प्राइमरी साइड ही होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा कि इसका जो पावर होगा बिल्कुल दोनों साइड बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, आप 11 को पढ़िए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उद्देश्य आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू डिक्रीज द आउटपुट एंड द वोल्टेज द कंपेयर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पहले समझ लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेन काम क्या होता है इसका, वोल्टेज को बढ़ा देना। क्या काम करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। फेरों की संख्या बढ़ जाती है, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी V2 ज़्यादा होगा V1 से, N2 ज़्यादा होगा N1 से। N2 क्या है,
फेरो की संख्या, N1 क्या प्राइमरी टर्न की संख्या यानी फेरो की संख्या, ठीक है। इसके बाद करंट की बात करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हमारा जो I1 है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो I2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, I1 ज़्यादा हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो पढ़िए आप मिनिमाइज कराइए, क्या क्या दिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है, ठीक है। क्या क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, टू डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज, का इनपुट वोल्टेज के संबंध में सेकेंडरी वोल्टेज को घटा देता है, तो ये तो जब घटाएगा तो कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी को पढ़िए, टू रिड्यूस द आउटपुट वोल्टेज इन द हाफ कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज के संबंध में आधा कर देता है, क्या ये सही है, नहीं। चलिए सी को पढ़िए, टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेम एज द इनपुट आउटपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दोनों को मेंटेन करके बराबर रखता है, क्या ये सही है, नहीं। चलिए जो डी ऑप्शन दिया है, टू द इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज कंपेयर टू द ही इन द इनपुट वोल्टेज, यानी इंक्रीज वोल्टेज आउटपुट जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज कर देता है। तो जो डी ऑप्शन दिया है कि इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ने के लिए यही काम करता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो सेकेंडरी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे, 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। पूरे क्वेश्चन को हम लोग 15-15 करके पढ़ने वाले हैं। इसका आपको ज़्यादा पढ़ना तो ज़्यादा वीडियो देखें, हम लोग 15-15 क्वेश्चन के सीरीज में लेके चल रहे हैं और उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर को पढ़िए, क्या लिखा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट द स्टील कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द मस्ट बी पर्पज। देखिए जो ट्रांसफार्मर में हम लोग सिलिकॉन स्टील या स्टील कोर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया, हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील कोर, स्टील कोर का प्रॉपर्टी क्या होता है जब हम उसको प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्यों करते हैं, तो उसको समझिए। ए ऑप्शन दिया है हाई परमिबिलिटी एंड द लो ससेबिलिटी, इसकी जो मतलब कि उच्च भेदन और कम संवेदनशीलता होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया लो परमिबिलिटी एंड द लो हिस्टैरिसीस लॉसेस। जो सी ऑप्शन दिया कि हाई परमिबिलिटी एंड द लो हिस्टैरिसीस लॉसेस, तो इसमें बिल्कुल सही है कि जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 3 से 4% मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो सी ऑप्शन दिया है कि हाई परमिबिलिटी, तो जो कि अगर इसको कम करना है तो हमेशा यूज करना पड़ेगा हाई परमिबिलिटी वाला, हाई परमिबिलिटी, हाई परमिबिलिटी, ठीक है, हाई परमिबिलिटी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हाई परमिबिलिटी यूज करें तो और क्या होगा उसमें, इसको आपको हाई परमिबिलिटी एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या करना पड़ेगा, कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से मैच करना है और यही सही होगा। तो जो सी ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी है वो बिल्कुल सही होगा कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हाई परमिबिलिटी एंड हाई जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो कम से कम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, 13 नंबर को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर को पढ़िए, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल मशीन हैज द हाईएस्ट इफिशियंसी, हाईएस्ट इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल पूरे मशीन की बात करते हैं, पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इफिशियंसी जो होती है वो ट्रांसफार्मर की होती है, क्योंकि इसमें स्टैटिक डिवाइस होती है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसमें लॉसेस कम होती है, इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन सही होगा, अब मिलाइए, सिंक्रोनस मोटर, क्या सिंक्रोनस मोटर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, जो बी ऑप्शन दिया डीसी मोटर, डीसी मोटर के भी नहीं होता है। इंडक्शन मोटर, क्या इंडक्शन मोटर का भी नहीं होता, इसका भी 90 से कम हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर दिया, तो ट्रांसफार्मर का बिल्कुल इफिशियंसी सही है कि जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितना होती है, वो लगभग 95 से 98% पहुँच जाती है, 95 से 98% पहुँचती है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा कि जो ट्रांसफार्मर दिया है ऑप्शन 13 नंबर का जो डी दिया है वो बिल्कुल सही होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, 95 से 98 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पे, 14 पे आते हैं। 14 नंबर को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए कि व्हाट द पैरामीटर डज नॉट चेंज द इनपुट टू आउटपुट एंड द पावर ट्रांसफार्मर, मतलब पावर ट्रांसफार्मर की इनपुट आउटपुट पे कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। तो कई बार आपको हम बता चुके हैं कि कौन सी मात्रा उस पर चेंज नहीं करता है इनपुट और आउटपुट में,
ठीक है। तो हम आपको क्या क्या बताएं कि ये तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या नहीं चेंज करेगा, आपको पावर नहीं चेंज किया, हम कितनी बार बता दिए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा, वही क्वेश्चन दिया भी है, क्या क्या नहीं दिया, ऑप्शन दिया, करंट को कर सकता है, करंट परिवर्तित नहीं होती है, ये बताना है। तो क्या करंट परिवर्तित नहीं होती है, बिल्कुल होती है, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो इसीलिए तो होता है। बी ऑप्शन दिया वोल्टेज, ये भी होता है। सी ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी, ये भी होता है। जो डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है और बाकी वोल्टेज करंट को चेंज करता है और पावर को चेंज नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से पूछा हुआ है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यह एनपीसीआईएल का है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा उसका दिया है। तो इसलिए यूथ कंपटीशन को हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, कोई ऐसा एक भी क्वेश्चन बनाया नहीं है। तो इसलिए आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, इससे हम लोग को आपको जो ज़्यादा बेनिफिट की वजह से हम लोग यूथ कंपटीशन को लिए हैं। ठीक है, इसमें से 15 क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग 14 कर लिए, 15 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा है और हो सकता है अगर रिपीट भी कर दे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। ये जो पेपर है क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का पहले आप इमेज देखिए, इसके बाद कौन कौन सा उसमें भाग है, कौन सा नहीं है उसको समझिए। तो जो ट्रांसफार्मर का भाग में क्या क्या आपको दिख रहा है, टैंक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है टैंक। कंजर्वेटर दिख रहा है, जो ऊपर वाला साइड देख रहे हैं आप कंजर्वेटर है। ठीक है, इसमें रेडिएटर दिख रहा है, जहाँ से एयर कूलिंग करते हैं वो रेडिएटर साइड होगा, नीचे से जो ऐसे बना है वो रेडिएटर साइड है। जो डी ऑप्शन दिया है एक्साइटर, क्या इसमें एक्साइटर दिख रहा है, अलग से कोई वोल्टेज सोर्स लग गया है क्या, नहीं। तो यहाँ से जो 15 का जो डी ऑप्शन दिया है एक्साइटर, इसमें एक्साइटर नहीं लगता है, इसमें ट्रांसफार्मर एक्साइटर नहीं लगता, वो सिंक्रोनस हम लोग मोटर जनरेटर में उसमें प्रयोग करते हैं, जनरेटर में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेडिएटर ट्रांसफार्मर का कूलिंग का सहायता का काम का आपको बता देते हैं कि जो टैंक है, टैंक में क्या आयल भरा हुआ है। जो बी ऑप्शन कंजर्वेटर है, तो कंजर्वेटर में क्या होता है कि जब उसमें आयल, जो टैंक में आयल भरा हुआ है अगर ज़्यादा होता है कम होता है तो इसकी वजह से हमारा कंजर्वेटर में चला जाता है कि जिस समय हमको जरूरत पड़ती है तो हमको दे लेता है, जब ज़्यादा हीट होता है तो फिर ऊपर कंजर्वेटर में तेल चला जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, रेडिएटर का काम क्या है, वो उस ट्रांसफार्मर को पूरे को कूलिंग करना, ठंडा करेगा। ठीक है, जो डी ऑप्शन दिया एक्साइटर जो है इसमें प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में। तो हम लोग जो 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आपसे कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपको, अगर आप एएलपी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएमआरसी में पूछा जा सकता है, एलएमआरसी में पूछा जा सकता है, यानी एनपीसीआईएल में पूछा जा सकता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पूछा जा सकता है, कि कहीं भी जिसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल का कहीं भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे जरूर इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये भी जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो कहीं ना कहीं सब में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आप देखिए, क्योंकि उसमें अब हम लोग 15 से 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट पार्ट को देखिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जो हम लोग ऐसे सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, जो इमेजिंग दिखा रहा है वो भी अच्छा लगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।